नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा सफ़र में। और शिक्षा सफ़र के आपके सीटेट के जुलाई सीटेट के लिए हम आपके लिए सीडीपी के क्वेश्चंस लाए हैं, जो बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस हैं। और आपके सीटेट के एग्ज़ाम में सीधे ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस हैं। और ये जो पीवाईक्यू है, ये डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड का ही है। तो आप बने रहिए अंत तक यूट्यूब चैनल पर, और हमारे सब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और अभी आपके लिए ये क्वेश्चंस हम लाए हैं, और आप इस क्वेश्चंस में अपना भी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपका कितना सही होता है। और हम चलिए शुरू करते हैं। और इस चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी भाई बंधुओं तक ये पहुँचे और सबका सीटेट में सफलता सुनिश्चित हो दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। देखिए, केवल शब्द जैसे ही आए आपको क्या बताया है, ये नेगेटिव होगा। किसी भी केवल, सिर्फ ऐसे शब्द दिखते हैं तो वो नेगेटिव आंसर है, वो होगा ही नहीं, है ना। और चलिए अगला है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। ये थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। वह काल जिसमें केवल भाषाई, देखिए फिर केवल इसमें शब्द आया तो ये नेगेटिव है। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो देखिए, सिर्फ शारीरिक वृद्धि पर बात नहीं होगी, यानी जो है इसका सही उत्तर होगा 2, सेकंड नंबर, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि होता है। ये कौन सा अवधि होता है बाबू दोस्तों? तो ये है बाल विकास, जो है संवेदनशील अवधि का एक अर्थ है। तो इसमें ये इष्टतम अवधि होता है बाल विकास के लिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है शीर्षगामी? तो यानी शीर्षगामी का मतलब हुआ कि सर से, विकास सर से शुरू होकर पाँव तक जाता है, यानी सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है ये फॉलो होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक डेवलपमेंट चलेगा दोस्तों? तो सिर से पाँव तक, और पहला ऑप्शन ही आपका विकास सिर से पाँव के तक होता है। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। और बहुत अच्छा दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त आदर्शवादी हो जाता है। तो किस अवधि के अनुसार दौरान जो है विचार अमूर्त हो जाता है और आदर्शवादी हो जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। तो देखिए, आप में कहा गया है कि अमूर्त, मूर्त नहीं, अमूर्त हो जाता है, यानी हाइपोथेटिकल या ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है? तो आपको पता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है जिन पियाजे साहब के अनुसार। और ये है तो क्या होगा, शैशवावस्था होगा नहीं, प्रारंभिक भी नहीं होगा, मध्य बचपन यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो, तो हो जाएगा ये किशोरावस्था। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किशोरावस्था होगा। इसमें बच्चा बिल्कुल चीज़ों को अमूर्त रूप से, अब्स्ट्रैक्ट रूप से, हाइपोथेटिकली चीज़ों को सोच सकता है। तो यही दोस्तों आंसर होगा। और देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से सीटेट में रिपीटेड होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और चलिए, मैं बोलता हूं हमेशा आपको कि जिन पियाजे साहब का भी 1-2 क्वेश्चन जरूर, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वो इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन था, और फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने जिन पियाजे साहब का है, जिन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो देखिए, स्कीमा आपको बता दिए हैं कि ये क्या है, एक फाइल है, जैसे कि सूचनाओं का अलग अलग फाइल होता है, वैसे ही ये दिमाग में एक उनका सोचना है कि ऐसे ही स्कीमाओं का कुछ अलग अलग फाइल है हमारे दिमाग में, है ना। तो कह रहे हैं कि उनको कल्पनाओं के साथ उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है, यानी पुनर्व्यवस्थित करना अपनी सूचनाओं को, यानी उसमें कुछ मॉडिफाई करना है ना। तो ये समायोजन नहीं होगा, अनुकूलन नहीं होगा, संगठन, देखते हैं परिपक्वता। तो देखिए, परिपक्वता तो ये मैच्योरेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा नहीं, समायोजन भी नहीं होगा, अनुकूलन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना है। तो ये क्या होगा, संगठन। क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर संगठन होगा। बहुत लोगों ने अनुकूलन दे रहा है, वो समायोजन दे रहे हैं, तो यहाँ समायोजन या अनुकूलन जैसा कोई चीज़ नहीं होगा। आप फंस रहे हैं, इस बात को समझ में रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो कह रहा है कि किस अवस्था में जो बच्चे हैं चीज़ों को, समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए, मूर्त रूप से होनी चाहिए, कोई सामग्री के किसी सामान के रूप में होना चाहिए, न कि प्रतीकों के, यानी सिंबलाइज नहीं करना है। तो वो कैसा स्टेज है दोस्तों? तो ये कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जी यही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को क्या चाहिए, वस्तु सामने चाहिए, तभी उसके बारे में वो सोचेगा या किसी समस्या को हल करेगा। तो यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ही होगा, और इसी में बच्चा चीज़ों को, उसको वो वस्तु सामने चाहिए तभी वो सोचेगा, नहीं तो नहीं सोचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? एक कोरी पट्टी की तरह। तो देखिए ये समाजवादी हैं, न कि व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादी एक बच्चे को कोरी पट्टी की तरह देखते हैं, कोरे स्लेट की तरह देखते हैं, लेकिन समाजवाद और कंस्ट्रक्टिविस्ट ऐसा नहीं देखते हैं। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ये भी गलत है। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, जी हाँ दोस्तों यही ऑप्शन सही है ना, कि बच्चा क्या होता है, वो स्वयं ज्ञान को निर्माण कर सकता है, उसके पास पहले से बहुत सारी सूचनाएं उसके दिमाग में होती है, वो कोरी स्लेट नहीं होता है, सादा कागज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और वो क्या है, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी है, न कि कोई कोरी स्लेट है। तो ऐसा समाजवादी की विचारधारा के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं, या कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की साहब, गार्डनर साहब। चलिए आगे देखते हैं। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना विकास उदाहरण है। किसका उदाहरण है? छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना, यानी स्कैफोल्डिंग प्रदान करना, किसका उदाहरण है? तो देख लीजिए ये क्वेश्चन सीधे कहाँ से लिया गया है, वाइगोत्स्की साहब से लिया गया है। तो चलिए ये क्या है, पाठ प्रदान करना और प्रोत्साहित करना, किस चीज़ के लिए? विकास के लिए। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, प्रक्रियाओं का अनुबंधन, सकारात्मक पुनर्बलन और सीखने का हस्तांतरण। तो देखिए आप अगर किसी छात्र के बीच में संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं और पाठ प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं होगा, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन भी नहीं होगा, सकारात्मक पुनर्बलन भी नहीं होगा। ये क्या है, सीखने का हस्तांतरण है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पाठ को प्रदान कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन सीधा ले वाइगोत्स्की साहब का। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच में अंतर निर्मित होता है? तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच में अंतर निर्मित होता है। तो ये जेडपीडी है, और जेडपीडी किसने दिया है दोस्तों? तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया है, और इसलिए हम आंसर नंबर पहले ही लेव वाइगोत्स्की साहब के साथ जाएंगे, न कि बाकी किसी के साथ। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? ध्यान से देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो पहला है एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। तो आपको बाल केंद्रित कक्षा किसको आप मानेंगे? तो अगला ऑप्शन है दूसरा, एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड। देखिए पुरस्कार दंड तो बिल्कुल इस सब पे नहीं रहना है आपको। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है। देखिए आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है कि निर्देश देंगे किसी छात्र को, तो ये भी गलत है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करे जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता रहे, तो ये भी नहीं करना है दोस्तों आपको। यानी आपका सही उत्तर होगा पहला ही होगा कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे होंगे और शिक्षक बारी बारी से उन सभी समूहों में जाएगा और उनको वॉच करेगा, उनको डिस्कस करते हुए देखेगा, और ज़रूरत लगी तो वहाँ पाठ प्रदान करेगा, यानी कुछ थोड़ा सा उनको हिंट्स देगा और बताएगा, और बच्चे स्वयं से सीख रहे होंगे ग्रुप में। तो यही चीज़ होगा बाल केंद्रित, यानी बच्चा उसमें स्वयं प्रधान होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों
आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि बच्चा सब कुछ होता है, तो जब भी बाल केंद्रित की बात आए न भी आए तो आपको हमेशा बच्चा के पक्ष में रहना है, चाहे वो कुछ भी हो। गोल्डन रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में है? तो देखिए गोल्डन रूल किसको कहा गया है, किस स्टेज को कहा गया है? तो सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, जी नहीं। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये भी नहीं। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, ये भी नहीं दोस्तों। गोल्डन रूल है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज में हम जाएंगे, और इसलिए आपका सही आंसर होगा 4 नंबर, यानी यही गोल्डन रूल का हार्वर्ड गार्डनर का है। अगला क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। अब हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक इंटेलिजेंस क्या है, यानी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि ऑप्शन आपके सामने है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। तो दोस्तों आपका आंसर कमेंट में आना चाहिए। और देखिए इसमें जो है व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन सिर्फ यही नहीं होगा, ये इस ऑप्शन के साथ आप नहीं जाएंगे। व्यवहारों में नकारात्मक परिवर्तन है तो ऐसे ही नेगेटिव है। मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, ये भी नहीं है। ये क्या है हार्वर्ड गार्डनर साहब का इंटेलिजेंस का थ्योरी कि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, इसे ही इंटेलिजेंस कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। यानी अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज़ होते हैं, किसी भी इंसान में कई क्षमताएं होती हैं, ज़रूरत के अनुसार इंसान उसे उभारते रहता है। जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि शिक्षक हैं, अभी कुछ हो जाए तो आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, किसानी भी कर सकते हैं, या और भी कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो हर इंसान अपने अपनी सुविधा के अनुसार और मौका के अनुसार, फैसिलिटीज़ के अनुसार अपनी क्षमताओं को निखारता है, और वह कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, और ये देखिए सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, कथन और कारण देता है और आपको पहचानना होता है। तो चलिए कथन देखिए, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। आपको कह रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम और पेडागोजी को फॉलो करना चाहिए। तो कारण क्या है? शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए, सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। तो मानकीकृत सिर्फ आप करेंगे तो ये तो सही उचित बात नहीं है, लेकिन हाँ आगे पॉजिटिव है, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात सही है, यानी हम कहेंगे कि ये सही है, कथन तो सही है, लेकिन कारक क्या है दोस्तों? गलत है। और हम जाएंगे इसलिए कि ए और ओ आर दोनों सही है, नहीं, ए और आर दोनों सही है और आर ये गलत है, और ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो स्टैंडर्डाइज लगा है दोस्तों, तो स्टैंडर्डाइज गलत ही होगा, और इसलिए ये दोनों गलत होगा इस बार, और ये दोनों गलत होगा, यानी उस क्वेश्चन का इस आंसर होगा 4 नंबर। ए और आर दोनों गलत हैं दोस्तों, क्योंकि आपको कोई स्टैंडर्डाइज नहीं करना है, फ्लेक्सिबल रखना है अपनी सारे एवेल्युएशन प्रणाली को। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जेंडर इनइक्वालिटी पर है। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। तो देखिए ये क्या है? तो जेंडर बायसनेस है ना? क्यों? क्योंकि लड़कियों को सिर्फ कलाओं और गीतों के लिए नहीं, उन्हें भी मैथ आता है, उन्हें भी विज्ञान पढ़ सकते हैं, सिर्फ लड़के नहीं पढ़ सकते हैं, है ना? और इसलिए ये क्या है? जेंडर बायसनेस है। और जेंडर बायसनेस क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर भेदभाव है। ऐसा आपको बिल्कुल एक शिक्षक रहते हुए नहीं करना है। लड़की भी हर वो काम, हर वो पढ़ाई कर सकती है जो लड़के करते हैं, ऐसा पक्षपात आपको नहीं करना है एज ए टीचर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो भाषा और विचार के बीच में सही वर्णन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण से, तो भाषा विचार निर्धारित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। ठीक है, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है। दोस्तों यही सही है कि भाषा और विचार के बीच जो संबंध है वो द्विदिशात्मक होता है। इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज कई बार आया है सीटेट में दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर, और क्या है देखिए ज़रा। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? तो देखिए, सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बजाय असेसमेंट फॉर लर्निंग बेहतर होता है। और ये क्या क्या करेगा, इसका क्या महत्वपूर्ण है? तो स्व मूल्यांकन में मदद करेगा। सहकर्मी मूल्यांकन सही है। गुणात्मक प्रक्रिया ये भी सही है। मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर छात्रों के बीच बातचीत की तुलना, ये गलत है। मात्रात्मक मापदंड आपको नहीं लेना है। तो यानी 1, 2 और 3 यही सही होगा। और 1, 2, 3 जिसमें होगा हम उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, और वो है ऑप्शन 2 में, यानी 1, 2, 3 इसमें है और मूल्यांकन इसी से सही होगा। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा 15 क्वेश्चंस का सीडीपी का ये सीरीज़, और हम फिर 15 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आएंगे आगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर लीजिए, ताकि और भी भाई बंधुओं तक ये वीडियो जाए और उनको शिक्षा सफ़र के तरफ से सीटेट में सफलता सुनिश्चित हो सके। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएस के भी लेकर आएंगे, इंग्लिश के भी लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइए कि 15 से कितना सही हुआ है। और हम अभी आपसे फिर मिलते हैं एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।